Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Rigorous Mathematics by Professor Usman Ahmed Mansoor. Students, before moving on, the formal content of today's lecture, please subscribe my channel if you haven't subscribed it as yet. Today is the turn of lecture 13, Function Analysis, the course name. जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में देखा कि एक डेफिनेशन को हमने अंडरस्टैंड किया था करीबन 15 से 20 मिनट की वीडियो के अंदर, कि जहां हमने बनाक स्पेस को डिफाइन किया। हम जानते हैं कि हर नॉर्म स्पेस एक मैट्रिक को इंड्यूस करती है। जब मैट्रिक को इंड्यूस करती है, इसका मतलब जहां पर नॉर्म का स्ट्रक्चर मौजूद होगा वहां मैट्रिक का स्ट्रक्चर आएगा, और मैट्रिक के अंदर जो जो चीजें आप स्टडी करते हो, यू हैव द ability now and you have the luxury now to discuss all those things in the setup of norm. तो बनाक स्पेस क्या थी कि जब कोई नॉर्म स्पेस जो है वो बतौर मैट्रिक स्पेस कंप्लीट हो जाए, कि यानी इस मैट्रिक के तहत कंप्लीट हो जाए जो मैट्रिक उसकी नॉर्म से इंड्यूस हो रही हो, तो ऐसी नॉर्म स्पेस को क्या कहते हैं कि जिससे निकलने वाली मैट्रिक कंप्लीट हो जाए तो वो नॉर्म स्पेस क्या बन जाती है? बनाक। अब कंप्लीट मैट्रिक स्पेस क्या है कि जिसमें लिया जाने वाला कोई भी कॉची सीक्वेंस एक ऐसे पॉइंट को कन्वर्ज करे जो उसी स्पेस के अंदर लाई करता हो। तो मतलब क्या हुआ कि बनाक स्पेस बेसिकली एक ऐसी नॉर्म स्पेस है कि जिसके अंदर कोई भी चुना जाने वाला कॉची सीक्वेंस जो है वो उसी के अंदर कन्वर्ज करेगा। किस डेफिनेशन के थ्रू? मैट्रिक वाली कन्वर्जेंस की डेफिनेशन के थ्रू। और कौन सी मैट्रिक? वो मैट्रिक जो नॉर्म से इंड्यूस हो रही है, ये ख्याल रखना है। तो हम एक एग्जांपल करते हैं, जैसे कि हमने प्रूफ किया हुआ है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर अगर आप मॉडुलस का फंक्शन कंसिडर करें, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स एक वेक्टर स्पेस है, और आप अगर मॉडुलस का फंक्शन कंसिडर करें तो वो आपको नॉर्म देता है किस पे? सेट ऑफ रियल नंबर पे। हम ये साबित करेंगे कि उस नॉर्म के फंक्शन को आर पे रखने से जो नॉर्म स्पेस बनती है वो दर हकीकत बनाक स्पेस। अंडर द यूजुअल नॉर्म का क्या मतलब है कि नॉर्म कौन सी लेनी है? मॉडुलस वाली नॉर्म लेनी है। ओके, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं पूरी डिस्कशन को, इसके प्रूफ को। बेसिकली हम आर को बतौर नॉर्म स्पेस क्या प्रूफ करेंगे? हम इस आर को बतौर नॉर्म स्पेस कंप्लीट प्रूफ करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट xn be a कॉची, एक कॉची सीक्वेंस हमने ले लिया। अब समहाउ हमारी क्या कोशिश होगी कि ये कॉची सीक्वेंस इसी के अंदर कन्वर्ज करता है, और किसके तहत कन्वर्ज करता है? आर को बतौर मैट्रिक मान के जो मैट्रिक आएगी, और वो कौन सी मैट्रिक? जो नॉर्म से निकल रही होगी, आर की नॉर्म से निकल रही होगी, उस मैट्रिक के तहत अगर ये कन्वर्ज कर जाए उसी के अंदर, तो ये आर क्या बन जाएगी? बनाक स्पेस बन जाएगी। लेट एक्सएन बी अ कॉची सीक्वेंस in R. Then given any epsilon positive, डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे। इसकी डेफिनेशन है ये कॉची सीक्वेंस की। given any epsilon positive, there is a natural number n डैश, कोई नेचुरल नंबर n डैश एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि उस नेचुरल नंबर के बाद आने वाले तमाम नेचुरल नंबर्स के अगेंस्ट मिलने वाली तमाम टर्म्स का आपस में डिफरेंस का जो नॉर्म है वो एप्सिलॉन से क्या होगा? लेस होगा। सच दैट फॉर ऑल mn, और mn पे क्या कंडीशन है? कौन से mn जो कि n डैश से ग्रेटर है, ये क्या इंप्लाई करें? ये क्या चीज इंप्लाई करेंगे कि नॉर्म ऑफ xm माइनस xn इज लेस देन एप्सिलॉन, इज लेस देन एप्सिलॉन। अब r के केस में नॉर्म कैसे डिफाइन होती है? दैट इज हम क्या लिख सकते हैं? फॉर ऑल mn
greater than or equals to n dash, it implies norm of xm minus xn which is equals to xm minus xn mod। और ये एक्चुअली क्या है, ये बेसिकली यही वो मीट्रिक है जो कि इंड्यूस होती है इस नॉर्म से, और वो इंड्यूस होने वाली मीट्रिक इसके बराबर क्यों है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। इट इज लेस देन एप्सिलॉन, इसको आप कह दें 1, बिकॉज नॉर्म यहां पर कैसे डिफाइन है, यहां नॉर्म का फंक्शन बेसिकली मॉड के बराबर है, ठीक है। और रियल लाइन के ऊपर जो मॉडुलस है वो आपको क्या दे देता है, यूजुअल मेट्रिक देता है ठीक है, वो आपको यूजुअल मेट्रिक देता है। तो यहां पर हम आर की जो कंप्लीटनेस है वो बतौर दिस मेट्रिक क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बिकॉज ये वो मेट्रिक है जो कि नॉर्म ऑफ आर से क्या हो रही है, इंड्यूस हो रही है। तो इसको हम कंडीशन 1 मान के चलेंगे। Note that here D is the usual metric induced by the norm of R। R की नॉर्म से जो मेट्रिक इंड्यूस हो रही है वो बेसिकली आर के ऊपर यूजुअल मेट्रिक देती है। तो हम अपने उस काशी सीक्वेंस को इस मेट्रिक के तहत उसी में कन्वर्ज करवाएंगे ताकि बनाकनेस की जो डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई हो जाए, वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब ये कंडीशन हर एप्सिलॉन के लिए ट्रू है, तो इट विल बी ट्रू फॉर एप्सिलॉन 1/2। अब हर एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर मिलता है, उसको एन डैश इन जनरल कहा हुआ था। तो एप्सिलॉन 1/2 के लिए कोई पर्टिकुलर वे में थोड़ा सा नेचुरल नंबर होगा, एंड लेट उसको क्या नाम दे दो, एन नॉट बी द स्मॉलेस्ट natural number, smallest of the natural numbers, smallest of the natural numbers for which condition 1 is satisfied for this value of epsilon, for this value of epsilon। एप्सिलॉन 1/2 लें तो इसके लिए एक नेचुरल नंबर मिलेगा आपको एन नॉट, और मतलब जो भी नेचुरल नंबर्स ऐसे मिलेंगे कि जिनके बाद आने वाली टर्म्स की जो डिफरेंस का जो नॉर्म है वो 1/2 से लेस हो, तो उनमें सबसे छोटा चूज करना है और उसको क्या नाम दिया, एन नॉट का, ठीक है। आप एप्सिलॉन को मजीद अगर छोटा करें 1/4 कह दें, और इसको आप 1/2 का स्क्वायर भी कह सकते हैं। एक एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1/4 विच इज इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर। एंड अब जाहिर है जब ये एप्सिलॉन चूज होगा तो इसके अगेंस्ट भी एक नेचुरल नंबर मिलेगा। तो ऐसे जितने भी नेचुरल नंबर्स मिलेंगे कि जिनके बाद आने वाली टर्म्स के डिफरेंस का जो नॉर्म है वो 1/4 से लेस है, उनमें सबसे छोटा नेचुरल नंबर चूज कर लेते हैं, उसको क्या नाम दे देते हैं, N1 का। N1 be the corresponding smallest natural number for which condition 1
is true for this value of एप्सिलॉन। अब ये प्रोसेस तो देखिए चल सकता है आगे 1/2, फिर 1/2 के स्क्वायर के लिए नेचुरल नंबर में सबसे छोटा, फिर 1/2 क्यूब के लिए करते करते आप इस आइडिया को जनरलाइज कर सकते हैं। कंटिन्यूइंग इन दिस वे, continuing in this way, let n sub k be the smallest natural number। कंटिन्यूइंग इन दिस वे, आगे स्टेप्स के स्टेप्स के बाद आप देखते हो फर्स्ट स्टेप पे n0 लिया और सेकंड स्टेप पे n1 लिया और केथ स्टेप पे फिर क्या करेंगे आप, इसको उसके मुताबिक ही देख लेते हैं। लेट nk be the smallest natural number for which condition 1 is true for epsilon equals to 1/2 power k plus 1। फर्स्ट स्टेप पे 1/2 पावर 1 और नेचुरल नंबर n0, सेकंड स्टेप पे 1/2 पावर 2 नेचुरल नंबर n1 और केथ स्टेप पर 1/2 पावर k प्लस 1 और n k चूज करेंगे। एक कम आपने रखना है उसकी बेस में एंड सो ऑन। ये चल रहा है, आपको इन्फिनिटी मूव कर रहा है। देन मैंने नोट किया कि मेरे पास कुछ नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, n0 आ रहा है, n1 आ रहा है, डेफिनेटली n2 आएगा और करते करते मेरे पास nk आ जाएगा। नाउ लेट्स सी कि इन तमाम नंबर्स में रिलेशनशिप कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। ऑब्वियसली ये नेचुरल नंबर्स हैं और इन नेचुरल नंबर्स के अगेंस्ट मेरे सिलेक्टेड काशी सीक्वेंस के अंदर टर्म्स मौजूद हैं। हमने क्या कहा था, क्योंकि काशी सीक्वेंस मौजूद है तो हर एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए एक नेचुरल नंबर ऐसा मिलेगा कि उसके बाद आने वाली तमाम टर्म्स का जो डिस्टेंस है, जो उनकी डिफरेंस का जो नॉर्म है वो लेस होगा एप्सिलॉन से। अगर मैं एप्सिलॉन पर्टिकुलर चूज करूं तो मुझे हर पर्टिकुलर एप्सिलॉन के लिए डिफरेंट नेचुरल नंबर मिलेगा। यानी ये वो नेचुरल नंबर है कि जिसके बाद आने वाले तमाम नेचुरल नंबर्स के अगेंस्ट मिलने वाली कॉची सीक्वेंस की टर्म्स के डिफरेंस की जो नॉर्म है वो 1/2 से क्या है, लेस है। इसी तरह एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1/4, इसके लिए भी मुझे नेचुरल नंबर n1 मिल रहा है कि जिसके बाद आने वाली तमाम टर्म्स का जो आपस में उनके डिफरेंस की जो नॉर्म है वो 1/4 से लेस है। अब जिन टर्म्स के डिफरेंस की नॉर्म 1/4 से लेस है वो ऑब्वियसली 1/2 से भी लेस है। थोड़ी देर के लिए हम सिर्फ रिलेशनशिप बना के देखते हैं कि n0 और n1 में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, n0 और n1 में क्या रिलेशन होगा। अगर n0 और n1 सेम नेचुरल नंबर्स हो तो इट मींस के वो तमाम टर्म्स जिनका डिफरेंस 1/2 से लेस है वो वही एक्चुअली वो टर्म्स हैं जिनका डिफरेंस 1/4 से भी लेस है। यानी 1/2 और 1/4 के दरमियान किसी का डिफरेंस मौजूद नहीं है, सबका डिफरेंस 1/4 से पीछे है। तो ये तो पॉसिबल हो सकता है कि n0 और n1 इक्वल हो जाए। अब अगर n0 छोटा हो n1 से तो इसमें क्या कबाहत है? क्या इसमें कोई कबाहत है कि n0 और n1 आपस में उनका रिलेशनशिप ऐसे बने कि n0 एक छोटा नंबर हो किससे, n1 से। यानी कि n0 की वैल्यू अगर 3 है और n1 की वैल्यू अगर 4 है। क्या इस पॉसिबिलिटी से कोई मैथमेटिकली कोई प्रॉब्लम आता है हमारे डिस्कशन में? लेट्स सी। अगर मैं n0 3 लूं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि 3 टर्म्स के बाद आगे जितनी भी टर्म्स हैं उसके बाद आने वाली जो टर्म्स हैं उनका जो उनके अगेंस्ट मिलने वाली जो टर्म्स है उनका डिफरेंस 1/2 से लेस है। और इसी तरह 4 टर्म्स के बाद आने वाली जो टर्म्स हैं उनका डिफरेंस 1/4 से लेस है। अब जिनका डिफरेंस 1/4 से लेस है वो ऑटोमेटिकली
1/2 से भी लेस है। तो इसका मतलब n नॉट अगर n1 से छोटा है तो यहां कोई परेशानी वाली बात नहीं है, स्टिल सिचुएशन मैनेजेबल है। अगर अदर में राउंड हो, अगर मैं n नॉट को 11 ले लूं और n1 को 2 ले लूं, तो ये तो मुझे बात ये बताती है कि दो टर्म्स के बाद जो टर्म्स आ रही हैं उसके बाद तमाम टर्म्स का आपस में जो नॉर्म की जो कंडीशन है वो किससे लेस है, 1/2 से लेस है, और 1/4 से लेस है, और जो आपके पास 11 टर्म्स के बाद जो आगे टर्म्स हैं उनके डिफरेंस की जो नॉर्म है वो 1/2 से लेस है, ठीक है, 11 टर्म्स के बाद। तो यहां पर आपके पास डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी, बिकॉज आप तो ये कह बैठे हो कि n1 वो स्मॉलेस्ट है, सॉरी n0 वो स्मॉलेस्ट है, ठीक है, जबकि अगर आप n1 को उससे छोटा लोगे तो फिर n1 वो स्मॉलेस्ट बन जाएगा, तो यहां से वो कॉन्ट्रडिक्ट करेगी ओवरऑल सिचुएशन। तो इस वजह से इन जनरल n0 और n1 का रिलेशनशिप क्या है, दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू n1। और इसी तरह आप इन n1 और n2 का देख सकते हैं, और करते 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 ये आपके पास एक ऑर्डर बन रहा है स्मूथ वे में, n0 लेस और इक्वल है n1 से, n1 लेस और इक्वल है n2 से, करते करते आपको लेस और इक्वल टू nk। हम इससे आगे मूव करते हैं। लेट्स सी, अब तमाम नेचुरल नंबर्स के अगेंस्ट कॉची सीक्वेंस की टर्म्स थी, तो इन नेचुरल नंबर्स के अगेंस्ट भी उसी सीक्वेंस की टर्म्स रहेंगी, मगर पहले जितने सीक्वेंस की जो टर्म्स थी वो हर नेचुरल नंबर के अगेंस्ट थी। अब आप क्या कर रहे हो, खास अंदाज में उसके अंदर से टर्म्स चूज कर रहे हो, इस अंदाज में कि उनकी इंडाइसिस का ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मैं एक सीक्वेंस बनाऊं x सब n सब k का, और k को कहां से कहां मूव करूं, 1 से इंफिनिटी तक, यानी xn1, बल्कि k 0 कर दें, ये आपके पास क्या आ जाएगा, xn0 xn1 अप टू xnk अप टू सो ऑन, यानी कि ये उस सीक्वेंस का सब सीक्वेंस बनिए, क्योंकि उसके अंदर से टर्म्स आ रही हैं, इज अ सब सीक्वेंस ऑफ xn। ये उस कॉची सीक्वेंस की सब सीक्वेंस आ गई आपके पास। अब हम एक रिजल्ट जानते हैं कि अ कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इन अ मैट्रिक्स स्पेस इफ एंड ओनली इट हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। यानी अगर आप किसी कॉची सीक्वेंस का कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस फाइंड कर लें, तो वो सब सीक्वेंस जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है स्पेस में, वो कॉची सीक्वेंस भी उसी पॉइंट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो समहाउ अगर मैं इसका पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड कर लूं, तो वही इसका पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस होगा, स्पेस के अंदर ही होगा, तो xn कन्वर्ज करेगा, तो स्पेस क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं, अब हमारा सारा टारगेट इसकी कन्वर्जेंस के ऊपर होगा। वी क्लेम दैट, हम क्या क्लेम करेंगे, वी क्लेम दैट x sub n sub k converges to a point x of r, किसी रियल नंबर को कन्वर्ज कर रहा है r, क्योंकि r की रिस्पेक्ट से सारी डिस्कशन हो रही है। कंसिडर दी, अब हम इसके लिए जो सारा लेआउट बनाते हैं वो हम देखते हैं, क्लोज इंटरवल्स। अब क्लोज इंटरवल्स हम इन जनरल कोई क्लोज इंटरवल लेते हैं, k पे डिपेंड करेगा, फिर k के ऊपर हम वेरिएशन देंगे, तो वो एक सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स आ जाएगा इस अंदाज में कि x n k माइनस 1/2 सब k कामा x n k प्लस 1/2 सब k, where k is equals to 0, 1, 2 up to so on। इसका मतलब I0 एक टर्म होगी, I1 एक टर्म होगी, I2 एक टर्म होगी, एंड सो ऑन। अगर IK ये है तो I सब k प्लस 1 क्या होगा,
यानी इससे बिल्कुल अगली जनरल टर्म क्या होगी, एन सब k प्लस 1 माइनस 1 बाय सिंपली रिप्लेसिंग k बाय k प्लस 1। ये kth टर्म थी, ये k प्लस 1 टर्म है, प्लस 1 बाय 2 पावर k प्लस 1। ओके, हमारा टारगेट क्या है कि ये जो सीक्वेंस है क्लोज इंटरवल्स की, ये एक नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स है। अगर ये प्रूव हो जाए तो फिर मैं रियल एनालिसिस की नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी यूज कर दूंगा और फिर वहां से उनकी इंटरसेक्शन में जो पॉइंट होगा उसी पॉइंट को मैं इस सब सीक्वेंस का पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस साबित करूंगा। और अगर इसका पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस आ गया तो वो इसका पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है, यानी कि आर एज अ बतौर मेट्रिक स्पेस कंप्लीट हो गई। कौन सी मेट्रिक स्पेस के तौर पे, जो कि उस नॉर्म से इंड्यूस हो रही थी। तो हमारा मामला क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, क्योंकि आर बनाक हो जाएगा। वी प्रूव दैट, या वी विल प्रूव दैट, we will prove that I sub k is a nested sequence of intervals by, और ये कैसे शो होता है, नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स की क्या डेफिनेशन है, ऐसा सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स कि जिसमें हर अगली टर्म पिछली टर्म में क्या करे, कंटेन करे फॉर ऑल के। और इसके साथ एक कंडीशन और होती है कि जो आपकी kth टर्म है सीक्वेंस की, उसका डायमीटर क्या कर जाए, उसके डायमीटर की जीरो को अप्रोच करें जब आप k पे लिमिट बढ़ाएं। तो अगर ये दो कंडीशंस हम प्रूव कर दें इस सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल्स के लिए, तो हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब कोशी सीक्वेंस का हर सब सीक्वेंस इटसेल्फ कोशी है, तो इसका मतलब अगर xn कोशी था तो xnk भी कोशी होगा। तो हम लिखते हैं सिंस xn and therefore x sub n sub k is a Cauchy sequence, is a Cauchy sequence. So condition 1 मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ इस बात को। कंडीशन 1 को भी रिपीट करते हैं और जो नई बात लिखने चल रहे हैं वो भी हम लिखते हैं। द Cauchy सीक्वेंस, कंडीशन 1 फॉर एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1 बाय 2 पावर k प्लस 1, n equals to n sub k and m equals to n sub k plus 1 becomes क्या आ जाएगा आपके पास, becomes x sub n sub k plus 1 minus x sub n sub k is less than 1 by 2 to the power k plus 1। ठीक है, मैं कंडीशन 1 को रिपीट करता हूं, उसमें ये कैसे इंप्लॉय हो गई। कंडीशन 1 क्या थी, फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एन नॉट, आपके पास क्या होल्ड कर रहा था, एक्स एन माइनस एक्स एन इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, क्योंकि वो तमाम m और n जो कि n नॉट से बड़े थे,
उनके बाद आने वाले तमाम नेचुरल नंबर्स के अगेंस्ट मिलने वाली तमाम टर्म्स का जो आपस में डिफरेंस था वो एप्सिलॉन से लेस था। हर एप्सिलॉन के लिए ऐसा एन नॉट मौजूद था। तो हमने ये कहा कि अगर आपका एप्सिलॉन 1/2 पावर k प्लस 1 है, तो हमने देखा था कि इसके लिए वो नेचुरल नंबर कौन सा था। इसके लिए जो नेचुरल नंबर था आपके पास वो n सब k था। मतलब कि इसके लिए उस एप्सिलॉन के लिए ये नेचुरल नंबर आपको मिला था कि उसके बाद आने वाली तमाम टर्म्स की आपस में डिफरेंस का जो मॉड था वो छोटा था इस वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन से। ठीक है, तो हमने, क्योंकि इन जनरल ये बात ट्रू थी, तो फॉर सम स्लाइटली पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आपके पास जो n नॉट है वो क्या है, वो n सब k है बेसिकली। ठीक है, तो उसके लिए हमने उनसे बड़े नंबर्स के लिए ये कंडीशन क्या है वो अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली n सब k जो है आपके पास वो ग्रेटर और इक्वल टू n सब k है, और n सब k प्लस 1 फर्दर ग्रेटर और इक्वल टू n सब k है, बिकॉज मैं यहां पर बता चुका हूं कि वो जो n नॉट n1 है उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है। दैट इज, अगर मैं मॉडुलस की प्रॉपर्टी अब लगाऊं 1/2 to the power k plus 1 is less than xn k plus 1 minus x sub n sub k is less than 1/2 power k plus 1। अगर x sub n sub k को ऐड कर दिया जाए तो what will we get? 1/2 power k plus 1 is less than x sub n sub k plus 1 is less than x sub n sub k plus 1/2 to the power k plus 1। This is inequality number 2। अब यहां से हम बेसिकली मूव कर रहे हैं इस रिजल्ट की तरफ कि i k plus 1 को i k के अंदर शो करवाना है। अगर मैं इस इनइक्वालिटी का पहला पार्ट ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा? द फर्स्ट पार्ट ऑफ इनइक्वालिटी 2 यील्ड्स, उससे क्या हासिल हो रहा है? x सब n सब k माइनस 1/2 पावर k प्लस 1 इज लेस देन x सब n सब k प्लस 1। ठीक है, अगर मैं इस टर्म में इस तरफ 1/2 पावर k को ऐड भी करूं और सब्ट्रैक्ट भी करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास कुछ ऐसी चीज बन जाएगी x सब n सब k प्लस 1, ये इसकी सबस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज आएगी? दैट इज x सब n सब k, x सब n सब k माइनस 1/2 टू द पावर k। इट इज, यहां से हमें क्या इसका मिलता है? अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो आई विल गेट 2 पावर k प्लस 1, तो दिस विल बी 2, दिस विल बी 1, दिस इज लेस देन x सब n सब k प्लस 1, तो x सब n सब k माइनस 1/2 पावर k, दिस इज एक्चुअली 1/2 पावर k प्लस 1। तो वहां जाकर क्या बनेगा? माइनस 1/2 पावर k प्लस 1। एंड अगर मैं गौर करूं तो इस टर्म का कंपैरिजन अगर इस टर्म के साथ बना दिया जाए तो ऑफ कोर्स दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स, बिकॉज इसमें से ये टर्म माइनस हो रही है, उसमें वही ऐड हो रही है, तो ऑब्वियसली ये साइड बड़ी होगी, दिस विल बी 3। अगर मैं इनइक्वालिटी 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया था, अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। द सेकंड पार्ट ऑफ
second part of inequality to yields, वहां से क्या मिलता है आपको, x sub n sub k plus 1 which is less than x sub n sub k plus 1 by 2 power k plus 1। अब यहां भी हम कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें तो कोई हर्ज नहीं है, यानी कि अगर मैं 1 by 2 पावर k को माइनस करूं और इसको ऐड भी कर दूं तो इट विल नॉट इफेक्ट एनीथिंग। और इस साइड को आप जब सॉल्व करेंगे तो देख लीजिएगा x सब n सब k प्लस 1 बाय 2 पावर k माइनस 1 बाय, अगर आप इन दोनों को डील करें तो ये आपको मिल जाता है 2 पावर k प्लस 1। आगे चलाते हैं काम को। That is अब यहां पर x सब n सब k प्लस 1 था, अगर मैं इस टर्म को वहां ले जाऊं तो ये ऐड हो जाएगी वहां जाके, x सब n सब k प्लस 1 प्लस 1 बाय 2 पावर k प्लस 1 इज लेस देन x सब n सब k प्लस 1 बाय 2 पावर k। गेट दिस? इसको आप इनइक्वालिटी 4 कह दें। अब अगर 3 और 4 को आप देखें तो 3 और 4 को क्या कंबाइन किया जा सकता है आपके पास? लेट्स सी, कंबाइनिंग 3 and 4 वी गेट combining 3 and 4 we get 3 और 4 को जब हम कंबाइन करेंगे तो आपको क्या चीज मिलेगी? लेट्स सी, यहां से स्टार्ट करते हैं। x सब n सब k माइनस 1 बाय 2 पावर k। Of course, it is less than this, less than x sub n sub k plus 1 minus 1 by 2 power k plus 1। ये छोटा है इससे और वो आगे से छोटा है इससे, तो ये इस तरह कंबाइन हो जाएगी। x sub n sub k plus 1 by 2 power k plus 1 and it is further less than x sub n sub k plus 1 by 2 to the power k। तो अगर आप गौर करें कि i के इंटरवल की जो n टर्म्स थी वो क्या थी, एक ये थी और दूसरी ये, और इसके दरमियान में जो n टर्म्स आ रही हैं वो i के प्लस 1 इंटरवल की है, यानी कि i के प्लस 1 इंटरवल का ईच एंड एवरी एलिमेंट इनके बीच में आ रहा है, यानी कि i के प्लस 1 कंटेन करता है i के में, which shows that i sub k plus 1 is contained in I sub k, and of course for all k because k arbitrary लिया था। also अब डायमीटर ले लेते हैं, डायमीटर ऑफ I sub k, डायमीटर क्या होता है? किसी सेट के तमाम एलिमेंट्स के दरमियान ऑल पॉसिबल डिस्टेंसेस का सुप्रीमम। तो क्लोज इंटरवल में जो सबसे बड़ा डिस्टेंस आएगा वो एंड पॉइंट्स का डिस्टेंस होगा आपस में। तो आप डेल्टा ऑफ आई के कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे? एक्स एन के प्लस 1 बाय 2 पावर के माइनस एक्स एन के माइनस 1 बाय, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 पावर के, दिस विल गेट कैंसल, दिस विल बी 2 बाय 2 पावर के और 1 बाय 2 पावर
k माइनस 1। अगर मैं k के ऊपर लिमिट लगा लूं, लिमिट k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, डेल्टा ऑफ i k अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी एंड यू विल गेट, सॉरी ये टर्म इन्फिनिटी बनेगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा आखिरकार। तो नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स, नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल्स बन गया है ये। इट इंप्लाइज i k from 1 to infinity is a nested sequence of closed intervals। ये क्लोज इंटरवल्स की क्या बन गई है, एक नेस्टेड सीक्वेंस बन गई है। तो क्लोज इंटरवल की नेस्टेड सीक्वेंस की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी कहा जाता है, तो हम उसको यूज कर लेते हैं। वो क्या कहती है कि अगर कोई सीक्वेंस ऑफ नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल्स है तो इनकी इंटरसेक्शन जो होती है वो नॉन एम्प्टी होती है, यानी कि इन सब की इंटरसेक्शन में एक कॉमन पॉइंट होगा। इज अ नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल्स बाय नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी of closed intervals intersection k from 1 to infinity I sub k is non-empty। non-empty है तो you can assume there exists some x जो कि इस intersection से क्या करता है, belong करता है। ये आपके पास आ गया। It implies x belongs to I sub k for all values of k। और i k क्या है, इसका मतलब तो ये हुआ कि x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल x n k माइनस 1 बाय 2 पावर k x n k प्लस 1 बाय 2 पावर k, यहां से। ओके तो यहां से क्या सिचुएशन बनेगी कि एक्स एन सब के माइनस 1 बाय 2 पावर के इज लेस देन और इक्वल्स टू एक्स, इज लेस देन और इक्वल्स टू एक्स सब एन सब के प्लस 1 बाय 2 पावर के। ये आपके पास आ गया। अगर मैं थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई करूं इस इनइक्वालिटी को, तो व्हाट विल आई गेट, माइनस एक्स सब एन सब के प्लस 1 बाय 2 पावर के ग्रेटर देन और इक्वल्स टू माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू माइनस एक्स सब एन सब के माइनस 1 बाय 2 पावर के। और अगर इसके अंदर एक्स सब एन के को ऐड कर दिया जाए थ्रू आउट, तो वो यहां से खत्म होगा, यहां पर ऐड होगा और यहां से भी खत्म हो जाएगा। अब इसको तरीके से लिख लें, और माइनस 1 बाय 2 पावर के इज लेस देन और इक्वल्स टू एक्स सब एन सब के माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 1 बाय 2 पावर के। इट इम्प्लाइज, कैलकुलस की कंडीशन, इनका जो मॉड है ये लेस है किससे, 1 बाय 2 पावर के से फॉर ऑल के। तो यहां से मुझे आइडिया मिलता है कि एक्स सब एन सब के जो सब सीक्वेंस है ये कन्वर्ज कर रही है पॉइंट एक्स को। अब किसी के ध्यान में सवाल आ सकता है कि वहां तो किसी नेचुरल नंबर की बात होती है और वहां पर आप आर्बिट्रेरी पॉजिटिव की बात करते हैं, जबकि यहाँ तो एक पर्टिकुलर पॉजिटिव है, इतना जनरल पॉजिटिव नहीं है जितना एप्सिलॉन होता है, 1 बाय 2 पावर के है आपके पास। तो कोई ऐसा पॉजिटिव लें जो 1 बाय 2 पावर के की फॉर्म में ना लिखा जा सके, तो वहां ये कंडीशन कैसे, देखिए पहले तो साइड कंडीशन का मसला ही नहीं, तमाम के के लिए बात है, यानी ऐसा कोई के नॉट ढूंढने की जरूरत नहीं है कि जिससे बड़े के लिए बात की जाए। कन्वर्जेंस की कंडीशन की बात कर रहा हूं,
तमाम के लिए बात है, तो यहाँ तो टेंशन ही कोई नहीं। अब आप कोई भी एप्सिलॉन चूज करें, ठीक है, तो उसके लिए आपको ऐसा के मिल जाएगा कि जिसके लिए 1/2 पावर के उस एप्सिलॉन से भी क्या हो जाए, लेस हो जाए। तो जब ये टर्म उस एप्सिलॉन से भी लेस होगी तो ये तो पहले ही उससे छोटा, तो ये एप्सिलॉन से लेस हो जाएगा। तो इस वजह से आप इन जनरल क्या कह सकते हो, आप क्या कह सकते हो कि x सब n सब के कन्वर्ज करेगा x को एंड x बिलोंग्स टू r। सो ये जो सब सीक्वेंस थी ये कन्वर्ज कर गई, कन्वर्जेंस टू x बिलोंग्स टू r। अब कॉची सीक्वेंस का सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो तो कॉची सीक्वेंस खुद भी कन्वर्जेंट है। इट इंप्लाइज xn converges to x belongs to r। कॉची सीक्वेंस लिया r के अंदर और वो मीट्रिक कंडीशन के थ्रू कन्वर्ज कर गया, तो इसका मतलब है r बतौर मीट्रिक स्पेस कंप्लीट हो गई। कौन सी मीट्रिक, जो इंड्यूस हो रही थी। इसका मतलब क्या हुआ, इट implies r is complete as a metric space bracket under metric induced by norm of r। ठीक है, इट implies r is Banach। r क्या प्रूव हो गई, Banach स्पेस प्रूफ हो गई। इट implies r is Banach। जब r को नॉर्म स्पेस माना जाता है तो वो Banach स्पेस होती है। स्टूडेंट, ये था आज का रिलेटिवली टफ लेक्चर जिसमें हमने काफ़ी डिटेल के साथ r को कंप्लीट प्रूफ किया जब उस पर नॉर्म का स्ट्रक्चर लिया जाए। होपफुली आपने इस लेक्चर को पसंद किया होगा। मजीद लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।